हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए इंटर का बैंक ऑडिट का रिवीजन कराना चाहता हूँ। अक्टूबर 2020 में इंस्टीट्यूट ने जो स्टूडेंट जर्नल भेजी थी उसमें बैंक ऑडिट की बहुत एफिशिएंट समरी नोट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ही बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से बना हुआ मिला है। मैं उसी को यूज़ करके आपको बैंक ऑडिट का रिवीजन करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट। तो हर चीज़ हम लोग क्लास में कर रखे हैं वैसे, बट चलो पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स जिसको हिंदी में सहकारी बैंक बोलते हैं, ये ज़्यादातर स्टेट बेस्ड होती है, कुछ कुछ नेशनल बेस्ड भी होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करती है। रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक है। अभी नई टाइप की दो बैंकें आई है। पेमेंट बैंक जो लोन वगैरह नहीं देती, सिर्फ कस्टमर्स के पेमेंट को रूट करने का काम करती है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका स्मॉल फाइनेंस मतलब जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को ही लोन देने के लिए बनती है। और इंस्टीट्यूशंस को लोन देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को लोन देने के लिए, बड़ा अमाउंट बिजनेस के लिए देने के लिए डेवलपमेंट बैंक्स, जिनको टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो कुल मिला के 5: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक और फिर स्पेशलाइज्ड 3 बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, what are the major functions of bank? We can tell it without seeing the answer. Banks accept deposits, bank lend money to people, right? These are the two major functions. Now let us discuss the third one. What is the regulatory framework of the bank? मतलब बैंकों के ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं। एक बार बिना देखे सोचिए, बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, आरबीआई एक्ट एप्लीकेबल होगा। बैंकों के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि काले धन को कन्वर्ट करना के लिए बैंकों को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से बैंकों के ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बैंकें बहुत ज़्यादा आईटी यूज़ करती है। मेरे ख्याल से बैंकों के ऊपर एक रिकवरी का एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए। रिकवरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एक्ट होता है सरफासी, सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर है वो एक्ट। 5 एक्ट ये हो गए। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हाउ कैन आई फॉरगेट द मेन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच रेगुलेट्स द बैंक। ये 5-6 एक्ट तो बिना देखे ही याद आ जाना चाहिए, फिर भी चलिए देखते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये भी सोचना चाहिए था हमको, क्योंकि बैंक आफ्टर ऑल तो एक कंपनी है। इसके अलावा जो हमने सोचे थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सरफासी एक्ट। अब जो हम नहीं सोचे थे, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट। भाइयों, इसमें से आप सारी भले ही याद मत कीजिए, मोस्ट पॉइंट्स भी याद करेंगे, 1-2 छोड़ देंगे, 2-3 छोड़ देंगे तो भी चलेगा। नाउ लेट अस डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ कंपेरेटिवली। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकों को कितने प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट्स या बैंकों के ऊपर कितने प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट्स बनती है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। जब एक बैंक में आप काम करेंगे या बैंक की ऑडिट करेंगे, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि बैंक में कितने प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट होती है। एक बार सब समझा देता हूँ, फिर याद भी करा दूंगा। रिपोर्ट ऑन, भाइयों रिपोर्ट ऑन वर्ड कॉमन मिलेगा, मेन वर्ड याद कीजिए, रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बस। तो बैंक के जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, उसके ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट। इसका कीवर्ड लिख देता हूँ, इंटरनल कंट्रोल। दूसरा LFAR, इसके बारे में तो हम पढ़े भी हैं, आगे भी पढ़ेंगे रिवीजन करते करते। LFAR। थर्ड, रिपोर्ट ऑन SLR रिक्वायरमेंट, इसका कीवर्ड लिख देते हैं SLR। आप जानते हैं कि बैंकों को अपने
टोटल डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में होल्ड करना होता है, उसी को SLR बोलते हैं. यू रीड इट विथ CRR. अब रिपोर्ट ऑन वेदर ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक हैव बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय RBI. भाई वो ट्रेजरी ऑपरेशंस क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ. बैंक के पास जो आइडल कैश पड़ा होता है उसे बैंक के ट्रेजरी ऑफिसर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या फिर किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि बैंक को मैक्सिमम रिटर्न मिल सके अपने आइडल कैश का. ये काम जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, कई स्टूडेंट्स CFA का कोर्स करते हैं, उन लोगों को सिक्योरिटीज़ का काफ़ी नॉलेज बन जाता है, तो बैंक्स में ट्रेजरी ऑफिसर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अक्सर होते हैं. तो ये समझ लीजिए बैंक का एक इन्वेस्टमेंट विंग है. बैंक अपने खाली पैसों को कैसे बढ़ाती है वो ट्रेजरी ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट का काम है. और जो ट्रेजरी ऑपरेशंस के काम होते हैं वो RBI के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही होने चाहिए. तो ये इसके ऊपर भी एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है बाद में. तो इसका कीवर्ड लिख देता हूँ, ट्रेजरी ऑपरेशन. रिपोर्ट ऑन वेदर. भाइयों अब ये जो RBI के प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं ना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स दो चीज़ों के ऊपर होते हैं, एक इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर और एक प्रोविजनिंग के ऊपर. आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पर कैश बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड होती है. आपको ये भी बात पता है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पर प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं. ये जो मैंने रूल बोला ये RBI के द्वारा बनाया हुआ रूल है और RBI द्वारा बनाए हुए इस रूल को प्रूडेंशियल नॉर्म्स बोलते हैं. और अगर आप पूरा लंबा नाम याद करना चाहते हैं तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजंस, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन, ये पूरा लंबा नाम है उसका. सो रिपोर्ट वेदर द income recognition, asset classification and provisioning have been made as per the guidelines issued by RBI. तो जो RBI के प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं. आगे देखते हैं. रिपोर्ट ऑन एनी सीरियस इरेगुलरिटी दैट वाज नोटिस्ड इन द वर्किंग. तो ये इसका कीवर्ड है, सीरियस इरेगुलरिटी. एक बार अभी तक के कितने पॉइंट हुए याद करने की कोशिश करता हूँ मैं. सबसे पहले था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर रिपोर्ट, फिर LFAR, उसके बाद ट्रेजरी ऑपरेशन, प्रूडेंशियल नॉर्म्स और टॉप में एक पढ़े थे SLR. ओके, नाउ अब घोष कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस है फ्रॉड के ऊपर, फ्रॉड को रोकने के ऊपर, उसके ऊपर रिपोर्ट. तो कंप्लायंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ घोष कमेटी, ये एक न्यू रिपोर्ट होती है. और रिपोर्ट ऑफ इंस्टांसेस ऑफ एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज. तो अगर कोई बैंक रूरल एरियाज में डिपॉजिट से ज़्यादा एडवांसेस बांट दे तो उसको एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं. तो अगर किसी गांव के एरिया में ऐसा हुआ है तो इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट अलग से इशू होती है. इसका नाम रखेंगे एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो. इसके ऊपर भी रिपोर्ट होती है. तो टोटल H तक है. H मतलब 8 रिपोर्ट्स हो गई. ये आपको ध्यान रखना चाहिए. आप चाहें तो जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ उसी को एक बार वापस देख लें और अपना रिवीजन कर लें. इंटरनल कंट्रोल, LFAR, इसके बाद टॉप में SLR के ऊपर रिपोर्ट, ट्रेजरी ऑपरेशंस RBI के डायरेक्शंस के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस, सीरियस इरेगुलरिटी के ऊपर रिपोर्ट और कंप्लायंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ घोष कमेटी एंड एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो. नाउ लेट अस डिस्कस 5th क्वेश्चन. नंबरिंग जरूर करते चलूंगा. ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता. What kind of questions should be considered while performing a bank audit relating to control activities? तो भाइयों क्वेश्चंस आप स्कूल में सीखे हो. What are the kinds of questions? What words are used to denote question? Who, what, when, where, which? ये keywords पहले याद रख लीजिए. Who, what, when, where, why, how.
ये तो आपको ध्यान आ ही जाएगा। अब अंदर का याद करने चलते हैं। तो कंट्रोल से रिलेटेड हु क्यों रिलेवेंट है, आपको पूछना है हु परफॉर्म्स द कंट्रोल, डज द अबव पर्सन हैव रिक्विजिट नॉलेज। तो कंट्रोल्स का मतलब होता है जी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करना ताकि बैंक एफिशिएंटली वर्क करे, किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो, सारे लॉ के कंप्लायंस हो। तो वो पॉलिसी प्रोसीजर्स परफॉर्म कौन करता है और क्या उस व्यक्ति के पास नॉलेज है, ऐसे ऑडिटर को प्रश्न पूछने चाहिए ऑडिट करने के समय कंट्रोल एक्टिविटीज से रिलेटेड। व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल टू प्रूव दैट कंट्रोल इज परफॉर्म। व्हाट से रिलेटेड ऑडिटर को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या एविडेंस होता है ये बात को प्रूव करने के लिए कि कंट्रोल जो बनाए गए थे वो वाकई इंप्लीमेंट भी हुए। व्हेन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए, व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज परफॉर्म, मतलब जो भी प्रोसीजर आपने बनाए हैं उसको कब यूज किया जाता है और कितने कितने दिनों में यूज किया जाता है। कुछ कंट्रोल्स साल में एक बार यूज करने पड़ते हैं, कुछ कंट्रोल्स वीकली बेसिस पे, कुछ इवेंट बेस्ड, कभी कुछ होगा तब करेंगे, जब तक नहीं होगा नहीं करेंगे। लाइक वेयर इज द एविडेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल रिटेन्ड। तो जो कंट्रोल आपने परफॉर्म किए, जो प्रोसीजर्स आपने फॉलो किए, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, उस डॉक्यूमेंटेशन को कहाँ स्टोर किया जाता है, फॉर हाउ लॉन्ग दैट एविडेंस इज रिटेन्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाई का ऑडिटर ये पूछेगा कि जो भी कंट्रोल बनाए गए हैं जिसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं उसका टारगेट क्या है, इसको बोलेंगे वाई द कंट्रोल्स आर बीइंग परफॉर्म। हाउ द कंट्रोल्स आर परफॉर्म, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कैन दीज एक्टिविटीज बी बाईपास का मतलब क्या, इसका उल्लंघन किया जा सकता है। सो हैव अ जस्ट अ कैजुअल रीड ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन फ्रेम द क्वेश्चन लाइक दिस, who, what, when, where, how. Now who say who performs the control, is he eligible, what say what control, what evidence is available to prove that the control has been performed, when the controls are performed and what is the frequency, where is the evidence of performance of control kept, for how long, why the controls are performed, what types of error are prevented with the performance of control, and how the controls are performed and what are the control activities। तो सबके दो दो क्वेश्चन याद कर लीजिए and this is performing control activities का आंसर। Now let us move, this is also a quite an important question from MCQ point of view, who is eligible to become bank auditor। So normally speaking section 141 of the Companies Act is applicable, जो वहाँ पे क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दी है वही एप्लीकेबल होती है। बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में देखिए, the auditor of a banking company is to be appointed at AGM, whereas the auditor of nationalized bank means Punjab National Bank, Bank of Baroda, not State Bank. I have told you 100 times that State Bank of India is not a nationalized bank. Punjab National Bank, Bank of Baroda, Bank of India, these are nationalized banks. Allahabad Bank, नॉर्मल बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होता है, वेयर एज इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न एक्टिंग थ्रू बीओडी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक प्रकार से ऑडिटर अपॉइंट करेंगे नेशनलाइज्ड बैंक में, बाकी नॉर्मली एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। रेम्यूनरेशन, द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, भाई वो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 142 रेफर करना है आपको, सेम टू सेम वही एप्लीकेबल होगा। पावर्स ऑफ ऑडिटर, the auditor of banking company, nationalized bank, SBI, subsidiary of SBI has the same power as those of company auditor in the matter of access to books of account etc. मतलब section 143 को रेफर किया गया है। Now how to conduct a bank audit? So this answer is divided into various parts. अब ये क्वेश्चन 7 बनेगा, हाउ टू कंडक्ट ओवरऑल ऑडिट। ये आंसर 18 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। हेडिंग्स पहले याद कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट अलग से याद रखिए, इनिशियल कंसीडरेशंस, मतलब ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या पॉइंट्स चेक करने चाहिए, वो पहला पॉइंट है। बट अगले जो 2 से लेके 5 तक के पॉइंट है ना, ये आप ऐसे 315 से याद कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये ऑडिट शुरू करने से पहले होता है।
इसी को हम लोग कंट्रोल प्रोसीजर बोलते हैं. अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस एंड देन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. मैं इसको याद करने का हिंट दूंगा. ये सब कुछ आप ऐसे 315 में पढ़ते हो नॉर्मली. 315 याद करने की कोशिश कीजिए. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस एंड देन अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. और इसके बाद एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, और एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के बाद 7 से लेके 7, 8, 9 सब ऑडिट प्लान से रिलेटेड है. इस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एज पर SA 300 प्लानिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और फिर आप देखेंगे डेवलप द ऑडिट प्लान, देन ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम. तो 7, 8, 9 7 में ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई आपने एज पर SA 300, फिर ऑडिट प्लान तैयार किया 8th पॉइंट में, और उसके बाद ऑडिट प्लान मेमोरेंडम 9 पॉइंट्स हो गए. फिर ऑडिट मटेरियलिटी, रिलेवेंट ऐसे आपको याद आना चाहिए. कंसिडर गोइंग कंसर्न, ये भी रिलेवेंट ऐसे आपको ध्यान आ जाना चाहिए. असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड, ये SA 240. असेस स्पेसिफिक रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़. मेरे को लगता है ये सब कुछ SA 240 में कवर्ड है. हालांकि मैं SA का टीचर नहीं हूँ, बट एज फार एज माई लिटिल मेमोरी सर्व्स. सो असेसिंग एक्चुअली ये नहीं, ये तो मैं ये तीनों बोल रहा था. जो रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क है वो तो SA 300 में है. रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क तो SA 330 में है. फिर 2 पॉइंट और, स्ट्रेस टेस्टिंग, बेसल 3 फ्रेमवर्क एंड रिलायंस ऑन अदर रिपोर्ट्स. सो 18 के 18 पॉइंट्स याद करना ज़रूरी नहीं है. 12, 13, 14 पॉइंट्स भी चलेंगे. एक बार रिवीजन के लिए फिर से बोल दे रहा हूँ आपके लिए मैं. इनिशियल कंसिडरेशन, then identifying and assessing the risk of material misstatement, understanding the bank and its environment, understanding bank's accounting process, understanding the risk management process, engagement team discussion, then audit planning, overall audit strategy, then developing the audit plan, preparing audit planning memorandum, then determining audit materiality, considering going concern, and then special points, assess the risk of fraud, assess specific risk, assess risk associated with outsourcing of activities, response to assess risk, stress testing, Basel work, Basel 3 framework and reliance on other reports. इसमें initial considerations में कुछ points ध्यान रखने चाहिए. ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है सेपरेट कि ऑडिटर को इनिशियल कंसिडरेशंस क्या क्या रखने चाहिए. डिक्लेरेशन ऑफ इनडेटनेस, इस पॉइंट का मतलब है कि ऑडिटर को इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है. ऑडिटर को ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले बैंक को डिस्क्लोज करना चाहिए कि क्या उसके पास कुछ लोन्स हैं बैंक के, और इंटरनल असाइनमेंट्स अगर उसके पास है बैंक के तो उसको भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए. इसके अलावा प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाहिए, ये तो ऐसे की रिक्वायरमेंट है ही. टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बैंक के साथ फिक्स कर लेने चाहिए कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, रेम्यूनरेशन कितना होगा. इस एंगेजमेंट टीम अपनी बना लेनी चाहिए कि ऑडिटर की टीम में कौन कौन इस स्पेसिफिक बैंक की ऑडिट करेगा, और फिर वापस वही नॉर्मल पॉइंट्स चालू हो जाएंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. आई डोंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. नाउ लेट अस मूव टू 9th क्वेश्चन, एडवांसेस. अब एडवांसेस के ऊपर आपका जनरल नॉलेज है ये कि एडवांसेस बैंक के कितने प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, एडवांसेस टर्म लोन. बैंक जो लोगों को मशीन के लिए, घर के लिए लोन देती है उसको टर्म लोन बोलेंगे. एक्चुअली ये तीनों बिजनेस लोन्स हैं. टर्म लोन इज फॉर फिक्स्ड एसेट, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड डिमांड इज फॉर वर्किंग कैपिटल, दिस इज फॉर मशीन्स. बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड इज अ टेम्पररी डेटर्स फाइनेंस एक्चुअली. सो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड. देन इसके अलावा बैंक और कहाँ पैसे लगाती है, ये सारी चीज़ें बैंक की असेट है. हाँ, ऊपर की 3 तो ये बैंक ने एडवांस के रूप में बांटा. बैंक कई बार दूसरे बैंकों में पैसा जमा कराती है तो उसको बोलेंगे बैलेंस इन डिपॉजिट अकाउंट. बैंक कई बार रिस्क शेयरिंग बेसिस पर मिल के लोन देती है कंसोर्शियम फाइनेंस के रूप में, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस. या इसको ऐसे समझिए कि एक बैंक ने, मान लीजिए यूको बैंक ने किसी को लोन दिया था और यूको बैंक को
100 करोड़ के लोन देने के बाद 25 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई, तो आईसीआईसीआई बैंक को उसने अप्रोच किया। आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि जो हमने किसी कस्टमर को 100 करोड़ का लोन दिया है उसमें से आप 25% पार्टनर बन जाइए। तो आईसीआईसीआई बैंक 25 करोड़ रुपीस यूको बैंक को दे देगा और जो कस्टमर का लोन आउटस्टैंडिंग है या उसकी जो किस्तें आएगी उसका 25% पैसा आईसीआईसीआई बैंक को मिलना चालू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन इन लोन। जब एक बैंक, ध्यान से सुनिए, जब एक बैंक दूसरे बैंक के दिए हुए लोन पे हिस्सा खरीदती है तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। और इसके अलावा बैंक अपने स्टाफ को भी लोन्स देता है, तो ये बैंक के मैक्सिमम एडवांसेस होते हैं। 3 तो आपको याद हो जाएंगे, टर्म लोन, ओडीसीसी और बिल परचेज डिस्काउंटेड। नए कौन से पता चले कि बैंक अपना पैसा दूसरे बैंकों में डिपॉजिट करता है, उसके बाद बैंक रिस्क शेयरिंग बेसिस पे पार्टिसिपेट भी करता है और अपने स्टाफ को भी लोन देता है। ये हो गए एडवांसेस के नाम। इतने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं जिसपे बैंक पैसे लगाती है। अब बैंकों के बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करना है सारे एडवांसेस को, उसको पढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट, ए मतलब फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बैंक को ये बिल परचेज डिस्काउंटेड, सीसीओडी और उसके बाद टर्म लोन को अलग दिखाना है। ये सबसे ज़्यादा फेमस कैटेगरी है। और सारे लोन्स को सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में एक प्रकार से डिस्टिंग्विश करना है। सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट या कवर्ड बाय गारंटी और फिर अनसिक्योर्ड। सबसे बेस्ट लोन बैंक के लिए होता है सिक्योर्ड लोन, जिसके अगेंस्ट में बैंक को कुछ ना कुछ टेंजिबल असेट मिलती है। सेकेंड कैटेगरी बैंक के लिए होती है गारंटीड लोन्स। इसको बोलेंगे सिक्योर्ड नहीं, कवर्ड। सिक्योर्ड वर्ड मत यूज कर देना, कवर्ड बाय बैंक गारंटी और गवर्नमेंट गारंटी। और थर्ड जो बैंक के लिए अच्छा नहीं होता वो है अनसिक्योर्ड। तो लोन्स को सिक्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है यहाँ पे। अब सी पॉइंट में, जो सी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसमें लोन को उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि वो लोन इंडिया में दिया गया है कि इंडिया के बाहर दिया गया है। तो इंडिया में दिया हुआ लोन को एडवांसेस इन इंडिया बोलेंगे और इंडिया के बाहर वाले को एडवांसेस आउटसाइड इंडिया। और जो इंडिया में दिया हुआ लोन है उसको सब कैटेगराइज करना है। प्रायोरिटी सेक्टर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर को दिया हुआ लोन प्रायोरिटी सेक्टर कहलाता है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का मतलब पीएसयू को दिया हुआ लोन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड को, ओएनजीसी को दिया हुआ लोन, रेलवेज को दिया हुआ लोन। और फिर बैंक्स को दिया हुआ लोन, एक बैंक ने दूसरे बैंक को कौन से लोन दिए, और जो इन तीनों के अलावा है वो अदर्स। और इसी प्रकार जो लोन इंडिया के बाहर दिए हुए हैं उनको बोलेंगे ड्यू फ्रॉम बैंक, मतलब किसी इंडिया के बाहर की बैंक से पैसा लेना है, ड्यू फ्रॉम अदर्स। और जो अदर्स होते हैं उसको फिर बिल परचेज डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन और अदर्स। सिंडिकेटेड लोन का मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूं, नंबर ऑफ बैंक्स गिविंग लोन टू सिंगल पर्सन, टू सिंगल बोरोवर। ठीक है जी। अब ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बार रिवीजन कराने के लिए मैंने आपको दिखा दी। ये तो बिल्स के एडवांसेस के टाइप्स हो गए, एक बार फिर से देख लीजिए। और फिर एक बार बिल्स परचेज, ओडीसीसी और टर्म लोन के में डिवाइड करना है, फिर सिक्योरिटी के बेसिस पे डिवाइड करना है और फिर ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे डिवाइड करना है। लेट्स मूव। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. Now we will discuss, this was question number, this should have been question number 8. Now let us move to question number 9, classification of advances. अब अगर सेक्टर वाइज लोन्स को डिवाइड किया जाए तो प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। अगर सिक्योरिटी वाइज डिवाइड किया जाए तो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। और अगर आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए तो स्टैंडर्ड लोन और एनपीए। वेरी सिंपल डायग्राम, यू शुड कीप इट इन माइंड फॉर योर जनरल नॉलेज एज वेल। दिस इज जीके बेस्ड एक्चुअली, और एमसीक्यू भी आ सकता है इसके ऊपर। आगे बढ़ेंगे। अब जो आरबीआई का प्रूडेंशियल नॉर्म के हिसाब से लोन्स को क्लासिफाई किया गया है स्टैंडर्ड और एनपीए में, उसको डिवाइड करेंगे, उसको पढ़ना सीखते हैं। दिस इज आईएमपी, लेट मी मार्क दिस एज क्वेश्चन 10। एज पर आरबीआई क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड लोन, नॉन परफॉर्मिंग लोन। अब स्टैंडर्ड भी दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड रेगुलर। स्टैंडर्ड रेगुलर मतलब वो जिसमें
नॉर्मल रीपेमेंट चल रहा है ऑन ड्यू डेट्स, नॉर्मल रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट्स, सबसे बेस्ट लोन्स, इसमें आरबीआई, जिसमें बैंक को कोई डर नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, जो ड्यू डेट पे पैसा देता है वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रेगुलर, और जो ड्यू डेट हो जाने के बाद 90 डेज तक पैसा नहीं देगा, 90 डेज तक, वो बनेगा एनपीए। बट अब एक गैप समझिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अशोक नाम का कोई पर्सन है, उसका लोन का ड्यू डेट है 15 सितंबर 2020। वो अगर 15 सितंबर को दे दे लोन का रीपेमेंट कर दे तो वो स्टैंडर्ड रेगुलर है। बट अगर वो 15 सितंबर को नहीं देगा और 16 सितंबर आ जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट एनपीए बन जाएगा। नो नो नो, एनपीए बनने में 15 सितंबर हो जाने के बाद 90 डेज तक और रीपेमेंट नहीं होगा तब वो एनपीए बनेगा। अब सवाल उठता है, उस 90 डेज तक उसको कोई एनपीए नहीं बोल सकता। उन 90 डेज के दौरान वो स्टैंडर्ड लोन ही माना जाएगा और स्टैंडर्ड के अंदर वो स्पेशल मेंशन अकाउंट माना जाएगा, राइट? जो लोग ड्यू डेट पे रीपेमेंट नहीं करते वो लोग तुरंत एनपीए नहीं बनते, वो अगले 90 डेज तक स्पेशल मेंशन अकाउंट कहलाते हैं जब तक वो लोग पैसे नहीं देते। और जब 90 डेज भी फेल हो जाए रीपेमेंट में, उसके बाद वो एनपीए में जाएंगे। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट मतलब जिनका डिफॉल्ट 1 डे से लेके 90 डेज के बीच का है। तो जिसका कोई रीपेमेंट नहीं है उसको एसएमए 0, अच्छा 1 से 90 डेज है डिफॉल्ट पक्का, तभी तो एसएमए है। पर अब चेक करेंगे कि शुरू के 30 डेज और कोई स्ट्रेस का सिग्नल नहीं है तो उसको एसएमए 0 बोलेंगे, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। और जिनका 30 डेज बीत जाता है तो 30 डेज और 60 डेज के बीच में, या 31 और 60 डेज के बीच में, उनको एसएमए 1 बोलते हैं, और 60 और 90 डेज के बीच में उनको एसएमए 2 बोलते हैं। और कितनी बार बोल रहा हूँ, जब 90 डेज भी बीत जाएंगे तो वो स्टैंडर्ड लोन की कैटेगरी से ही हट जाएंगे, वो एसएमए से भी हट जाएंगे, वो सीधा एनपीए में चले जाएंगे, राइट? दैट्स द कंसेप्ट। और जब एनपीए में जाते हैं ना तो उनको शुरुआत में सब स्टैंडर्ड बोलते हैं, फिर 1 साल तक एनपीए लगातार बने हुए रहेंगे, तो उसके बाद उनको डाउटफुल बोलेंगे, और फिर डाउटफुल के बाद अगली कैटेगरी होती है लॉस कैटेगरी। सब डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। What is NPA? This is most important question. Question number 10. NPA is a loan or advance where interest or installment of principal remains overdue. Overdue का मतलब ड्यू डेट पे नहीं पेमेंट हुआ, remains overdue फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। जैसे ऊपर मैंने आपको बोला, ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले तो अगले दिन से वो ओवर ड्यू मान लिया जाएगा, और ओवर ड्यू होते हुए भी 90 डेज जब क्रॉस हो जाएंगे तो ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग एडवांस बोलेंगे। ये डेफिनेशन नंबर ए। ये मान लीजिए टर्म लोन के संबंध में है, ये फर्स्ट डेफिनेशन टर्म लोन के संबंध में है। अब 2 टाइप के और लोन होते हैं, एक सीसीओडी वाला और उसके बाद एक टर्म बिल परचेस्ड वाला। तो आई रिपीट, फर्स्ट कैटेगरी इज टर्म लोन, सेकेंड कैटेगरी सीसीओडी एंड थर्ड कैटेगरी इज बिल परचेज। तो टर्म लोन के संबंध में एनपीए किसको बोलेंगे, ये फर्स्ट ए में कवर किए। अब ओडीसीसी के संबंध में एनपीए किसको बोलेंगे, द अकाउंट विच रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। बस, तो जो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर चला जाएगा, थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, द अकाउंट विच रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। ज़्यादा मार्किंग नहीं करता, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे आपको। द अकाउंट विच रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, ये वर्ड जो है ना आपको सिर्फ ओडीसीसी के संबंध में यूज़ करना है, आउट ऑफ ऑर्डर। ये वर्ड आपको टर्म लोन और बिल परचेज के संबंध में यूज़ नहीं करना है। जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा वो भी 90 डेज के लिए, तब ओडीसीसी वाला एडवांस एनपीए बन जाएगा। और थर्ड, बिल्स परचेज के केस में, ये बी कैटेगरी, और बिल परचेज के केस में द बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो ए और सी की जो लैंग्वेज है वो सेम है, और ओडीसीसी में आपको आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 10th क्वेश्चन। अब ये रूल नंबर 11, देखिए बहुत पुरानी चीज़ है। आरबीआई ने बोला है जब कोई एडवांस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस हो जाए
तो उसके ऊपर जो इनकम अक्रू होती है, क्योंकि टाइम पास होते होते इंटरेस्ट तो ड्यू होते जाता है बैंक के फेवर में, तो बैंक के फेवर में इंटरेस्ट ड्यू ज़रूर हो रहा है, पर आरबीआई के नॉर्म्स है कि बैंक को उसकी अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए। कस्टमर के ऊपर ब्याज ज़रूर लागू रहेगा, ये मत सोच लेना कि कस्टमर ब्याज से मुक्त हो गया। कस्टमर के ऊपर इंटरेस्ट लागू है। कस्टमर जब अपने अकाउंट्स बनाएगा तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेगा। और अगर नॉर्मली बात करें तो बैंक को भी इनकम बुक करनी चाहिए, क्योंकि अक्रू तो हो रही है, इनकम ड्यू भी हो रही है, मिलेंगी भी आगे जाके। बट आरबीआई का स्पेशल नॉर्म है, आरबीआई बोलती है कि नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एडवांस पर जो इनकम अर्न हो रही है उसको आप अभी शो मत कीजिए। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग असेट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, मतलब जैसे जैसे वो कमाते जा रहे हैं उसको बुक नहीं करना है, बट इट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव, मतलब इसमें कैश बेसिस फॉलो करना है। अगर ये नॉर्म नहीं होता तो बैंक 100% अक्रूवल बेसिस पे इनकम बुक करती। 1 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, या मैंने अपने किसी फ्रेंड को लोन दिया है, और मैं तो बैंक नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो आरबीआई के नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर उसका इंटरेस्ट ओवर ड्यू भी होगा ना, 90 डेज भी हो चुके होंगे ना, तो भी मैं उसको इंटरेस्ट इनकम ज़रूर दिखाऊंगा अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हुए। हाँ, अगर मैं बैंक होऊंगा तो फिर मैं शो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर आरबीआई के नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। नॉर्मली स्पीकिंग इनकम बुक होनी चाहिए, पर बैंकों को अलाउड नहीं है। नाउ अब ये बोरोवर वाइज क्या लिखा हुआ है, याद कीजिए, क्लास में पढ़ाया हूँ आपको। इसमें लिखा है कि जब एक कस्टमर का एक अकाउंट एनपीए होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका नाम है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज ने ओडीसीसी में भी पैसा लिया हुआ है, टर्म लोन में भी पैसा लिया और बिल परचेज के थ्रू भी पैसे लिए हुए। अगर जेट एयरवेज का एक अकाउंट एनपीए होगा ना, एक टाइप का लोन एनपीए होगा ना, तो उसके सारे एडवांसेस एनपीए माने जाएंगे एक बैंक के अंदर। असेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। नॉट फैसिलिटी वाइज मतलब नॉट अकाउंट वाइज। ऐसे नहीं बोल सकते कि इनका टर्म लोन एनपीए है और ओडीसीसी एनपीए नहीं है। ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज वुड बी टर्म्ड एज एनपीए। मतलब अगर बैंक ने उस कंपनी के कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके डिबेंचर या बॉन्ड लेके रखे हुए हैं, तो उसको भी एनपीए मानेंगे। मैं एक चीज वेरी क्लियर कर दूं, इसमें नोट्स में जस्टिफाई नहीं होगी, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जेट एयरवेज ने ओडीसीसी भी लिया है, टर्म लोन भी लिया है और बिल परचेज के थ्रू भी लोन लिया है, और चौथी चीज एसबीआई ने जेट एयरवेज के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब मान लीजिए जेट एयरवेज का टर्म लोन एनपीए बन जाता है, तो इस पॉइंट के हिसाब से एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म लोन के साथ साथ उसके जो बाकी 3 टाइप के और एडवांसेस हैं उसको भी एनपीए मानना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां नहीं लिखा हुआ है, अगर जेट एयरवेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नजरों में एनपीए बन गई है, और मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने भी जेट एयरवेज को कई फैसिलिटीज के तहत लोन दिया हुआ है, बट जेट एयरवेज आईसीआईसीआई बैंक को रेगुलर रीपेमेंट कर रहा है, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक जेट एयरवेज को एनपीए मानेगा? द आंसर इज नो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जेट एयरवेज को चारों अकाउंट में एनपीए मानेगा, बट जो दूसरा लेंडर है उसके साथ अभी तक जेट एयरवेज ने गलत नहीं किया है, तो जेट एयरवेज को दूसरा लेंडर एनपीए नहीं मानेगा। आई थिंक द पॉइंट इज टेकन। नाउ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, एक इसमें क्लैरिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रूल, ये छोटे छोटे रूल है, ये 11, ये 12, ये 13। कभी भी कस्टमर के रीपेमेंट रिकॉर्ड के बेसिस पे एनपीए डिसाइड होता है। कस्टमर ने कितने रुपए की सिक्योरिटीज दे रखी है, कस्टमर ने किसकी गारंटी दिलवा रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह की, ये सब बातें यूजलेस है। फिर से बोल दे रहा हूँ, एक बोरोवर अगर अपने रीपेमेंट को टाइम पे नहीं करेगा ड्यू डेट्स पे और 90 डेज क्रॉस हो जाएंगे तो वो एनपीए माना ही जाएगा। ये बात यूजलेस है कि उसने अपने लोन्स के अगेंस्ट में कितनी अच्छी या कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी है या उसके पास कितना स्ट्रॉन्ग गारंटर है, दिस डज नॉट मैटर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑन रिकवरी, availability of security or net worth of the borrower is not taken into account for the purpose of treating an advance as NPA or otherwise. रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोन्स हैं
जो एनपीए हैं और बैंकों के पास बहुत महंगी महंगी सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, बट वो सब सिक्योरिटी बिल्कुल यूजलेस है एनपीए क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 14th क्वेश्चन। क्लियर दिख रहा होगा आपको। प्रोविजंस कितने बनाने हैं एनपीए के संबंध में। देखिए, जो एनपीए के संबंध में स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पढ़ रहे हम लोग, सीधा एनपीए के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो एनपीए होते हैं वो 3 कैटेगरी में होते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। जो सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो एनपीए तो बन चुके हैं बट उनको एनपीए बने अभी 12 महीने से कम हुए, राइट। फॉर एग्जांपल मिस्टर अशोक का जो लोन था 15 सितंबर 2020 का, उसने उसको ड्यू डेट पे नहीं पे किया, तो 90 डेज बाद 15 दिसंबर 2020 को वो अकाउंट एनपीए बन गया। अब 15 दिसंबर 2020 से लेके 15 दिसंबर 2021 तक वो रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो 1 साल तक उसको एनपीए तो बोलेंगे बट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का। और फिर 15 दिसंबर 2021 के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में जाएंगे। तो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, ऐसे वाले लोन पर 15% का प्रोविजन बनाना है। और जब वो डाउटफुल बन जाएंगे 15 दिसंबर 2021 के बाद, तो 1 साल तक 15 दिसंबर 2021 के बाद 1 साल तक सिक्योर्ड पोर्शन पे 25%, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%। फिर 1 साल खत्म होने के बाद 15 दिसंबर 2022 के बाद 40% सिक्योर्ड पोर्शन पर, अनसिक्योर्ड पे 100। और फिर जब 3 साल बीत चुके होंगे डाउटफुल हुए, तो फिर दोनों सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे 100। क्लास में याद किए हुए। और जो लॉस असेट होती है, लॉस उसको बोलते हैं जिसको बैंक के इंटरनल ऑडिटर ने या एक्सटर्नल ऑडिटर ने या आरबीआई ने या फिर खुद बैंक ने, 4 लोगों ने, इन चारों में से किसी एक अकाउंट पे अगर बैंक गिव अप कर डाले किसी भी टाइम पे, तो उस पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड यूजलेस पूरे लोन का 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्लीज़ रिपीट कर लेंगे, आपको अगर फिर से देखना होगा तो मैं फिर से करके आपको इरिटेट नहीं करना चाहूँगा, कई लोगों को याद हो गया होगा। सो दिस इज 14th क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम टू 15th क्वेश्चन। लॉट्स ऑफ डाउट पीपल आस्क अबाउट 15th क्वेश्चन, लेट मी क्लियर इट वंस एंड फॉर ऑल। ड्राइंग पावर क्या होता है? देखिए, ड्राइंग पावर को हमेशा मैं बोलता हूँ कस्टमर कितना लोन रखने के लिए एलिजिबल है, कस्टमर कितना लोन आउटस्टैंडिंग रखने के लिए एलिजिबल है, कितना लोन वो डिजर्व करता है, उसको ड्राइंग पावर बोलते हैं। और 100% ड्राइंग पावर वर्ड अलग होता है, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग लोन अलग होता है। एक्चुअल आउटस्टैंडिंग मतलब कस्टमर ने एक्चुअली में कितने रुपए का लोन उठा रखा है। और एक तीसरा वर्ड अलग होता है, उसको बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट का मतलब बैंक उसे मैक्सिमम कितना लोन देने के लिए तैयार है। तो 3 वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा वर्ड होता है सैंक्शन लिमिट, बैंक उसको मैक्सिमम कितना लोन देने के लिए अग्री कर चुकी है, वो सैंक्शन लिमिट। अब इसके बाद वो कितना लोन डिजर्व करता है, वो ड्राइंग पावर, वो सैंक्शन लिमिट से कम की फिगर होती है अक्सर, क्योंकि सैंक्शन लिमिट से ऊपर का तो लोन मिल ही नहीं सकता ना, ड्राइंग पावर। और कस्टमर ने एक्चुअल कितना लोन ले रखा है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो 3 वर्ड अलग अलग होते हैं, यहीं पे एक बार क्लियर करके लिख देता हूं। सैंक्शन लिमिट, ड्राइंग पावर और आउटस्टैंडिंग, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ भाइयों, पढ़ते हैं ये। ड्राइंग पावर, जिसको अक्सर डीपी बोला जाता है, is an important concept of CC loan availed from banks and financial institution. Drawing power is the limit up to which a firm or company can withdraw from the working capital limit sanction. तो कहने के लिए तो सैंक्शन लिमिट तक का लोन अलाउड है, बट ड्राइंग पावर से ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर ड्राइंग पावर से ज़्यादा ले लेंगे ना, तो फिर हम आउट ऑफ ऑर्डर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्टमर का 50 लाख का सैंक्शन लिमिट है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसका ड्राइंग पावर सिर्फ 40 लाख आ रहा है, तो फिर उसको 50 लाख का लोन नहीं लेना चाहिए, 40 लाख तक ही लेना चाहिए। नहीं तो 40 लाख से ऊपर चला गया ना, तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ वो आउट ऑफ ऑर्डर जा सकता है, और आउट ऑफ ऑर्डर जाने से एनपीए भी बन जाते हैं, आपको अभी अभी पढ़ाया मैं। अब आप बोलोगे वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये कैलकुलेट कैसे होता है ड्राइंग पावर? आप कैसे बोल दिए कि 50 लाख सैंक्शन लिमिट है और ड्राइंग पावर 40 लाख? कम ऑन, जो बोरोवर है उसके स्टॉक, उसके डेटर्स और उसके क्रेडिटर्स के फिगर को देखकर ड्राइंग पावर निकलता है।
नॉर्मली स्पीकिंग डेटर्स का 60%, बिल रिसीवेबल्स का 60% और उसके बाद स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स का 75%। स्टॉक माइनस क्रेडिटर एक ब्रैकेट में, उसका 75%। ये सबको जोड़कर एक कस्टमर का ड्राइंग पावर कैलकुलेट होता है और रियल लाइफ में ड्राइंग पावर से कम ही लोन होना चाहिए। सैंक्शन लिमिट से तो कम होना ही चाहिए, ड्राइंग पावर से भी कम होना चाहिए। अब आइए, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सैंक्शन लिमिट। द सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट अ बैंक कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर फैसिलिटीज लाइक CCOD. On other hand, drawing power means the amount calculated based on primary security less margin on a particular date. तो सैंक्शन लिमिट भाइयों, जब लोन का अग्रीमेंट साइन होता है ना, तब बैंक मैक्सिमम कितना लोन देने के लिए तैयार होगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसको सैंक्शन लिमिट बोलते हैं। किसी भी हाल में सैंक्शन लिमिट से तो ₹1 भी ऊपर लोन नहीं जा सकता। सैंक्शन लिमिट से वो मैक्सिमम एक्सपोजर है जो बैंक कभी भी दे सकती है, भले ही कस्टमर का ड्राइंग पावर कितना भी बढ़ जाए, पर सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा बैंक लोन नहीं देगी। और दूसरी बात, ड्राइंग पावर क्या होता है, वो कस्टमर जो बैंक है, जो कस्टमर है उसने जो सिक्योरिटी दी है, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक, उसके बेसिस पे वो कितना लोन डिजर्व करता है, उसको ड्राइंग पावर बोलेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब रूल क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ड्राइंग पावर? क्योंकि रूल ये है, ऑल अकाउंट्स शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट एट ऑल टाइम्स। मतलब कस्टमर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर दोनों से कम होना चाहिए। द अकाउंट्स विच एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर should be brought to the notice of the management. This is very clear. Banks should ensure that drawings in particular working capital account are covered by adequacy of current asset. मतलब वर्किंग कैपिटल लोन यानी ODCC के जो लोन है, उसमें बैंक को हमेशा इंश्योर करते रहना चाहिए कि जितने रुपए का लोन हमने दे दिया है कस्टमर को, उतने रुपए की बैंक कस्टमर के पास करंट असेट्स होनी चाहिए। अगर उसने 50 लाख लोन लिया है तो 50 लाख का या तो स्टॉक या तो डेटर ये होना चाहिए उसके पास, या कैश होना चाहिए। Drawing power is required to be arrived at based on stock statement which should not be older than 3 months, otherwise it is irregular. क्लास में बताया हूं, जो लोग ODCC का लोन लेते हैं उन लोगों को बैंक को हर मंथ स्टॉक स्टेटमेंट भेजना पड़ता है। नाम स्टॉक स्टेटमेंट है, बट इसमें स्टॉक, डेटर और कैश तीनों की पोजीशन बताई जाती है। किसी भी हाल में 1 महीने के अंदर दो या 2 महीने के अंदर दो या 3 महीने के अंदर दो, उससे पुराना स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज 15 अक्टूबर है सपोज, और बैंक ने मुझसे आज स्टॉक स्टेटमेंट मांगा है, तो मैं 15 अक्टूबर का स्टॉक स्टेटमेंट दूं या 1 अक्टूबर का दूं या 30 सितंबर का दूं या 15 सितंबर का दूं, चलेगा। इतना स्टॉक स्टेटमेंट होना, पर आज से 3 महीने पहले का पुराना स्टॉक स्टेटमेंट किसी भी काम का नहीं होगा। ऑडिटर्स कंसर्न, the stock statement submitted by the borrower to the bank should be scrutinized in detail. ऑडिटर जाएगा और हर ODCC वाले अकाउंट में जो कस्टमर से स्टॉक स्टेटमेंट मिलता है उसको वो देखेगा, क्योंकि उससे उसको पता चलेगा कि कस्टमर के पास कितने रुपए के स्टॉक्स हैं। द मंथली स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द मंथ फॉर विच द ऑडिटेड अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड शुड बी कंपेयर्ड and the reasons for deviation should be ascertained. This is read only topic. Let us discuss very important thing. अभी तक 15th क्वेश्चन तक था, ये स्टॉक ऑडिट को मैं 16 दूंगा। देखिए, जो वर्किंग कैपिटल लोन में बैंक ने 5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का एक्सपोजर ले रखा है, मतलब 5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसमें स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी है। स्टॉक ऑडिट का मतलब क्या होता है? बैंक एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक के अपॉइंटमेंट लेटर के बेसिस पे बोरोवर के पास जाएगा और बोरोवर जो जो स्टॉक स्टेटमेंट्स जमा किया है बैंक के पास उसको वेरीफाई करेगा, और बैंक और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंडिपेंडेंटली भी कस्टमर के, बोरोवर के स्टॉक्स और डेटर की वैल्यूएशन डिसाइड करता है। दिस इज स्टॉक ऑडिट। ये सबसे ज़्यादा CA लोग यही काम करते हैं क्योंकि इसकी मात्रा बहुत है। मान के सोच के देखिए ना, जितने बोरोवर्स के पास
5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उन सब के ऊपर बैंक ऑडिट कराएगा, स्टॉक ऑडिट। तो भाइयों, एक बार बिजनेस का टर्नओवर कम हो सकता है पर आउटस्टैंडिंग लोन्स तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सीए। द स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट by the bank for all accounts having exposure of more than 5 crore rupees. Auditors can also advise for stock audit in other cases if the situation warrants the same. Very important, हाँ। कल को सीए को लगता है, ऑडिटर को लगता है कि कोई आउटस्टैंडिंग कोई बोरोवर का अमाउंट 5 करोड़ से कम है बट उसके स्टॉक स्टेटमेंट में गड़बड़ी है, तो वो बैंक को एडवाइस कर सकता है कि प्लीज़ इनकी भी स्टॉक ऑडिट करवा दीजिए। Now let us see computation of drawing power. Drawing power needs to be calculated as per the guidelines. Extent का मतलब होता है latest guideline formulated by board of director of the bank. Special consideration should be given to creditors. आपको अभी अभी बताया था मैं, डेटर का 60% और स्टॉक माइनस क्रेडिटर का 75%। ये चेंज भी हो सकता है और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मैं जब स्टॉक ऑडिट्स करता था तो ये सब चीज़ें, ये नॉर्म्स में कोई ध्यान में है, पर ये बैंक टू बैंक चेंज हो सकता है। प्राइवेट बैंक्स में और परसेंटेज कम होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा होता है जनरली। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज 18th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडिट ऑफ एडवांसेस। सबसे ज़्यादा बार इसी एरिया से क्वेश्चन आए हैं जब से सिलेबस है। दूसरे भी आते हैं बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आया है आरटीपी में, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, बहुत जगह। सबसे पहले ना मैं ये 3 आंसर्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा आपके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े आंसर याद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडवांस से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस ऑडिटर किस किस एरिया पे ऑब्टेन करता है। ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट व्हाट, तो ये वो है। जबकि ये है ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू एडवांसेस बाय या बाय विच मेथड, और फिर इंटरनल कंट्रोल। ये तो एकदम अलग क्वेश्चन है। आसान भाषा में बोलूं तो फर्स्ट जो ग्रीन बॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन है कि एडवांस से रिलेटेड क्या ऑडिट एविडेंसेस, किस बारे में ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर इकट्ठा करता है। सेकेंड क्वेश्चन है येलो ऑरेंज बॉक्स वाला, कि वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता कैसे है, और तीसरा इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। सो लेट अस डिस्कस ग्रीन बॉक्स राइट नाउ। इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांसेस, द ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। भाइयों कीवर्ड्स याद करेंगे, एक बार मैं ओरली बोल देता हूं। पहले ऑडिटर इस बारे में पता लगाता है कि जो बैलेंस शीट में लोन अमाउंट है वो बैलेंस शीट डेट को आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, अमाउंट के ऊपर वो एविडेंस ऑब्टेन करता है। दूसरा वो इस बात का एविडेंस ऑब्टेन करता है कि वो अमाउंट जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है बैंक के, वो बैंक के फेवर में आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। होना तो चाहिए कि तभी तो बैंक की बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो वो देखना चाहता है पूरा अमाउंट बैंक के फेवर में है कि नहीं। थर्ड वो देखना चाहता है कि जो भी लोन का अमाउंट दिख रहा है वो लोन डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होता है कि नहीं, मतलब वो सैंक्शन लेटर देखेगा, बैंक स्टेटमेंट देखेगा, ये सब लोन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट वो ये चेक करना चाहता है कि ऐसा तो नहीं कि बैलेंस शीट के अलावा भी कई एडवांसेस दिए हुए हैं जिसको अनरिकॉर्डेड एडवांसेस बोलते हैं, उसके ऊपर वो वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेगा। ये हुआ फोर्थ पॉइंट। और फिर लोन का वैल्यू सही है कि नहीं, एक पॉइंट उसके ऊपर। लोन को प्रॉपरली, डीसीडी क्लास में वर्ड बोला था, प्रॉपरली डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड और डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड और क्लासिफाई ठीक से किया गया कि नहीं, डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। और लास्ट पॉइंट प्रोविजन प्रॉपरली बनाए कि नहीं। तो लास्ट के 3 पॉइंट्स वीपीडी या वीडीपी, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर एंड प्रोविजन, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर एंड प्रोविजन। आइए कीवर्ड्स याद करवा देता हूं। अमाउंट, पहला पॉइंट क्या बताया था, जो अमाउंट है वो सही में आउटस्टैंडिंग है नहीं। अमाउंट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस विच आर आउटस्टैंडिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, अमाउंट सही है कि नहीं। सेकेंड, एडवांसेज रिप्रेजेंट द अमाउंट ड्यू टू द बैंक,
जो एडवांस बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या वो बैंक के ही फेवर पे आउटस्टैंडिंग है कि इसमें कुछ हिस्सा किसी और का भी है, इसके ऊपर वो एविडेंस मांगने की कोशिश करेगा। थर्ड, अमाउंट ड्यू टू द बैंक आर प्रॉपरली सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट, बस इतना ही अंडरलाइन करेंगे वहीं तक। फोर्थ, देखो मैंने सबके कीवर्ड भी लिख दिया है, अमाउंट, फिर ड्यू टू बैंक और लोन डॉक्यूमेंट। फोर्थ, दे शुड बी नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, और फिर VDP, द स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन या द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट, द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली अप्लाइड, बस। उसके बाद द एडवांसेज आर डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड इन अकॉर्डेंस विद रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। पूरा नहीं बोल रहा और अंडरलाइन भी नहीं करने बोल रहा आपको मैं, नहीं तो यहाँ पे पूरा वो मेस्ड अप हो जाएगा। Appropriate provision towards advances have been made as per the RBI norms. That's all. So this is about what things auditor obtains the audit evidences. Now the second question is, how does he obtain the audit evidence? So 5 points in this answer. By examining the validity of the amount, इसका कीवर्ड बना validity of amount. दूसरा, by reviewing the operation, VO, ये वैलिडिटी और ये रिव्यूइंग द ऑपरेशन। नाउ एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस, एनफोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन, तो कीवर्ड VE, एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस, एनफोर्स, 3E है यहाँ पे देखेंगे, एग्जामिनिंग द, किस चीज को एग्जामिन, एग्जिस्टेंस और एनफोर्सिबिलिटी और वैल्यूएशन को। फोर्थ, चेकिंग कंप्लायंस विद RBI नॉर्म्स इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, तो ये RBI नॉर्म्स, कंप्लायंस ऑफ RBI नॉर्म्स। और लास्ट में एनालिटिकल प्रोसीजर, कैरिंग आउट एनालिटिकल प्रोसीजर, तो V फॉर एग्जामिनिंग द वैलिडिटी, O फॉर रिव्यूइंग द ऑपरेशंस, E फॉर एग्जामिनिंग द एग्जिस्टेंस, enforceability and valuation, R for compliance with RBI norms relating to asset classification and provisioning, and A for performing the analytical procedures या carrying out the analytical procedures. Please आप लोग को अभी तक तो याद हो रखा है ये। Now how does the auditor evaluate the internal control? Internal control मतलब बैंक के प्रोसीजर, बैंक का what should be bank procedures, bank's procedure of granting loan, उसको कैसे इवेल्युएट करता है या क्या क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए, ऑडिटर से सलाह मांगी जाए तो। द बैंक शुड मेक एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस, बहुत अच्छे से क्लास में याद किए थे, क्रेडिट वर्दीनेस, कीवर्ड क्रेडिट वर्दीनेस। फिर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड, तो इसका कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मॉर्गेज डीड, डॉक्यूमेंट साइन करना, ये सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए। सिक्योरिटी के पेपर्स तैयार हो जाना, सैंक्शन लेटर साइन कराना। द कंप्लायंस विद टर्म्स एंड कंडीशन एंड यूज ऑफ द फंड शुड बी इंश्योर्ड, मतलब बैंक को हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस को कस्टमर फॉलो कर रहा है कि नहीं, और जिस पर्पस के लिए पैसे लिया है उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है कि नहीं, वो चेक करते रहना चाहिए। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन एंड यूज। सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट, मतलब सिक्योरिटी जितने रुपए की मिल रही है, लोन का अमाउंट उससे थोड़ा कम होना चाहिए। सिक्योरिटी जितने की मिली है उससे थोड़ा कम अमाउंट होना चाहिए, बीच को बोलते हैं मार्जिन, ताकि बैंक को अचानक बेचना पड़े तो बैंक थोड़े घाटे में भी बेचे तो बैंक को पूरे पैसे अपने मिल जाए। तो इसका कीवर्ड बनेगा मार्जिन, दिख तो रहा है ना या। उसके बाद इफ द सिक्योरिटीज आर शेयर्स, डिबेंचर्स, ओनरशिप शुड बी ट्रांसफर्ड टू इन द नेम ऑफ बैंक, तो ये कीवर्ड हो गया शेयर डिबेंचर। अगर जो सिक्योरिटी मिल रही है वो शेयर डिबेंचर के रूप में मिल रही है तो उसकी ओनरशिप बैंक को दे देनी चाहिए। ड्राइंग पावर रजिस्टर शुड बी मेंटेन, डीपी रजिस्टर शुड बी मेंटेन, कीवर्ड्स बता रहा हूँ बस मैं। फिर ये तो सबसे फेवरेट पॉइंट है आपका कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो किससे कम होना चाहिए, वो डीपी से भी कम होना चाहिए, सैंक्शन लिमिट से भी कम होना चाहिए। तो डीपी अमाउंट, और अगर वो डीपी से एक्सीड करेगा तो फिर उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। एक्सीड डीपी
के ऊपर पॉइंट। हाँ, और लास्ट पॉइंट, ऑपरेशन शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस अ ईयर। ये यहाँ पे भी पढ़े थे, रिव्यूइंग ऑफ ऑपरेशन। सो रिव्यू ऑपरेशन, मेरे को तो लगभग याद हो जा रहा है, मैं की पॉइंट्स को देख के याद कर लूँगा। पहला पॉइंट था क्रेडिट वर्दीनेस, तो बैंक के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस इवेल्युएट करे। सारे लोन के डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए प्रॉपरली, उसी के बाद लोन होना चाहिए। ज़्यादा डिज़ाइनिंग करूँगा नहीं, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा नहीं तो। थर्ड पॉइंट, टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, बैंक को चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। और एंड यूज़ जो है पैसों का, वो एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। फिर अगर शेयर्स और डिबेंचर्स, उसके बाद वाला पॉइंट है सफिशिएंट मार्जिन होनी चाहिए, मार्जिन। और फिर शेयर और डिबेंचर अगर दिए हुए हैं तो फिर ओनरशिप बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। बैंक को ड्राइंग पावर रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। बैंक को ड्राइंग पावर ये चेक करना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट से कम है, और अगर वो ड्राइंग पावर से सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो मैनेजमेंट के नोटिस पे लाना चाहिए, और ऑपरेशंस को कम से कम एक बार रिव्यू करना चाहिए साल में। अब मैं आपको बड़ा एफिशिएंटली ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स के पॉइंट्स सारे समझा देता हूँ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है। फर्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट लिखा है कि जब भी ऑडिटर रेवेन्यू इनकम या इनकम की ऑडिट करता है तो ऑडिटर 3 चीज़ों से कंसर्न होता है कि इनकम उन ट्रांजैक्शन से अराइज होनी चाहिए जो ट्रांजैक्शन इस वर्ष हुए हैं। सेकंड, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम छूट नहीं गई होनी चाहिए। और तीसरा, जो इनकम का अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है वो करेक्ट होना चाहिए। सो मैं शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ ये 3 चीज़ें। इनकम अरोज फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, देर इज़ नो अनरिकॉर्डेड इनकम, एंड द इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एट अप्रोप्रिएट अमाउंट। इसी चीज़ का अश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन करने बैठता है। सेकेंड पॉइंट का कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए, बैंक 2 टाइप की होती है। एक बैंक ऐसी होती है जो अपनी इनकम को ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करती है, और एक बैंक ऐसी होती है जो अपने इनकम को नेट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड करती है, राइट। अब जो बैंक अपनी इनकम को ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करती है, उनके लिए रूल है कि अगर कोई आइटम से जो इनकम अराइज हो रही है वो इनकी ग्रॉस इनकम का 1% से ज़्यादा है, जो आइटम है उससे जो इनफ्लो अराइज हो रहा है वो ग्रॉस इनकम का 1% से ज़्यादा है, तो उसको मटेरियल इनकम मानेंगे। और दूसरा, अगर कोई बैंक जो दूसरा सिस्टम फॉलो करती है वो नेट ऑफ कॉस्ट अपनी इनकम रिकॉग्नाइज करती है, तो अगर किसी ट्रांजैक्शन से जो नेट प्रॉफिट जनरेट होगा वो 1% से ज़्यादा है, तो ऐसी इनकम को, ऐसे आइटम को मटेरियल मानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मटेरियल रेवेन्यू है उसको अक्रूवल बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। और थर्ड पॉइंट के हिसाब से जो मटेरियल नहीं है उस पर कैश सिस्टम अलाउड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कैश सिस्टम फॉलो करेंगे, दोनों कर सकते हैं। इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर व्हेन रिसीव्ड, एन ऑडिटर विल नॉट क्वालिफाई द रिपोर्ट। तो इस पे कैश सिस्टम अलाउड है, मैंडेटरी नहीं है, हाँ अलाउड है। तो ये कंसेप्ट ले लीजिए आप। फोर्थ पॉइंट में लिखा है बैंक्स रिकॉग्नाइज इनकम एज इट इज अर्न्ड अक्रूवल बेसिस पे। इट शुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। तो अक्रूवल पे भाइयों, ये AS 9 से भी हम लोग पढ़ते हैं, बैंक अपनी लगभग सभी इनकम्स को अक्रूवल बेसिस पे बुक करती है, बट अक्रूवल बेसिस पे बुक करने की एक प्री कंडीशन होती है दैट देयर शुड नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी अबाउट अल्टीमेट कलेक्शन। सो द अल्टीमेट कलेक्शन शुड बी सर्टन। तो वो नॉर्म को बैंक को फॉलो करना है। फिफ्थ पॉइंट का मतलब बता रहा हूं, इन व्यू ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, अगर अनसर्टेनिटी है अल्टीमेट कलेक्शन में अराइजिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट, देन बैंक शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन NPA अंटिल इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, अगर उसमें अल्टीमेट कलेक्शन पे डाउट है, अगर मगर क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर तो इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करनी चाहिए, अक्रूवल फॉलो ही नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज फिफ्थ रूल। नाउ लेट मी डिस्कस विथ यू द सिक्स्थ रूल। अब इसमें क्या लिखा है, शॉर्ट पे बोल रहा हूँ। अगर कोई एडवांस जो बैंक ने दिया है वो टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट इशूड रहता है, या इंदिरा विकास पत्र या किसान विकास पत्र या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योर्ड है। मान लीजिए मैंने कोई बैंक से लोन लिया है और बैंक को गिरवी के रूप में इनमें से कोई असेट दी है। ये सबसे बेस्ट असेट्स होती है, सबसे बेस्ट। बैंक 2 मिनट में पूरा पैसा रिकवर कर सकती है इन सब असेट से। तो इसमें बैंक को थोड़ा सा मतलब लीनियंट होने का मौका दिया गया है और बैंक को ये बोला गया है कि इसमें आप हमेशा इनकम को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, बस एडिक्वेट मार्जिन होनी चाहिए। एडिक्वेट मार्जिन का मतलब जो मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू है वो मेरे लोन के अमाउंट से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। जो मेरा सिक्योरिटी का अमाउंट है जो मैंने बैंक को गिरवी दिया है वो ज़्यादा होना चाहिए लोन अमाउंट से। तो बैंक एडिक्वेट मार्जिन में है और बैंक ऐसे लोन को हमेशा अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकती है, अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो भी कर सकती है। दिस इज स्पेशल पॉइंट, IMP पॉइंट, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। 7th पॉइंट, इन केस द बिल्स परचेज आउटस्टैंडिंग एट द क्लोज ऑफ द ईयर, द डिस्काउंट रिसीव्ड देयर ऑन शुड बी अप्रोप्रिएटली अपोर्शन बिटवीन 2 years। ये दूसरा, ये एक रूल हुआ, बता रहा हूं इसका मतलब। एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड should not be netted off from the discount earned on bill discounted. Interest component paid on rediscount of bills should not be netted off from discount earned on bill discounted. थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले पॉइंट का मतलब, यहां तक का मतलब पहले बता रहा हूं। अगर बैंक ने बिल डिस्काउंट करने के समय जो डिस्काउंट अर्न किया है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने 1 मार्च को बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ और वो बिल 30 अप्रैल को मैच्योर होने वाला है, तो बैंक ने उस बिल पर जो डिस्काउंटिंग चार्जेस अर्न किए होंगे, जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा ना, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे होंगे ना, वो 2 महीने के काटे होंगे, मार्च में और अप्रैल के। तो एक्चुअली ये इनकम 2 मंथ की है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो ये एक्सप्लेन करता है कि बैंक को वो पूरे 2 महीने के डिस्काउंट चार्जेस को, डिस्काउंट इनकम को 31 मार्च में रिकॉर्ड नहीं कर लेना चाहिए, उसको एपोर्शन करना चाहिए। 1 महीने का आएगा एक फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक, और जो दूसरे महीने का है अप्रैल का, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आना चाहिए। ये हुआ पॉइंट नंबर 1 का मीनिंग। और पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए इसी बिल का एग्जाम्पल लेता हूं, तो बैंक ने 2 मंथ्स का बिल डिस्काउंट किया और बैंक ने 2 मंथ के डिस्काउंटिंग चार्जेस अर्न कर लिए। बट अज्यूम 15 अप्रैल को, मतलब डिस्काउंट होने से मैच्योरिटी के 15 दिन पहले 15 अप्रैल को बैंक को पैसों की जरूरत पड़ गई और बैंक ने इसी बिल को दूसरे बैंक से जाके रीफाइनेंस कर दिया, क्योंकि ये इसको रीडिस्काउंटिंग बोलते हैं। तो बैंक ने जाके वो बिल को दूसरे बैंक को दिया और जो पैसे बैंक को 30 अप्रैल को मिलने वाले थे वो पैसे बैंक को 15 अप्रैल को मिल गए दूसरे बैंक से। तो मेरे दोस्तों 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का इंटरेस्ट, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्स्ट बैंक को जिसने बिल डिस्काउंट कराया, और अर्न कौन करेगा, वो दूसरी बैंक। अब इतना एक केस समझ में आया आपको। अब ये जो सेकेंड नॉर्म है ना, वो ये बोलता है कि इस बैंक को ऐसा करना चाहिए कि जो 2 महीने के डिस्काउंटिंग इनकम उसने कमाई उसको अलग मानना है, और जो 15 दिन का इंटरेस्ट उसने पे किया दूसरे बैंक को उसको अलग मानना है। सपोज 2 महीने का इंटरेस्ट अर्न किया था बैंक ने 2000 रुपये और 15 दिन का इंटरेस्ट पे किया दूसरे बैंक को 500 रुपये, तो उसको नेट ऑफ करना अलाउड नहीं है। 2000 अलग इनकम मानी जाएगी, 500 रुपये अलग एक्सपेंस माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8th पॉइंट, in case of bill for collection, the auditor should examine the procedure for crediting the party on whose behalf the bill has been collected। देखिए, बिल फॉर कलेक्शन का मतलब होता है कि बैंक का कस्टमर बैंक को बिल देता है और बोलता है कि इसको आप प्लीज रिकवर कर दीजिएगा और मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दीजिएगा, इसको बोलते हैं बिल फॉर कलेक्शन। तो बैंक के कई बार गलती से ऐसा ना कर दे कि कस्टमर को पहले पैसे दे दें और बिल धीरे से बाद में कलेक्ट करें। इससे क्या है, कस्टमर को अनड्यू फेवर मिल जाएगा। इसलिए ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि बिल फॉर कलेक्शन सर्विस में
बैंक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है कि नहीं। प्रॉपर प्रोसीजर मतलब पहले बैंक उस बिल को कलेक्ट करेगी, वो अमाउंट रियलाइज करेगी, फिर ही कस्टमर को रेमिट करेगी। इस सब में स्टॉक मार्केट स्कैम्स हो जाते हैं कई बार। फिर 9th पॉइंट, फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय द बैंक ऑन एज अ रिजल्ट ऑफ रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेप्ट should be recognized on accrual basis over the period of time covered by the rescheduled extension of credit। तो कई बार बैंक के कस्टमर के लोन को रीशेड्यूल कर देती है, जैसे पहले 5 साल में रीपे होने वाला था तो अब वो 10 साल में देगा। तो ऐसे रीशेड्यूलमेंट में जो बैंक ने फीस और कमीशन अर्न की इस फैसिलिटी को देने के कारण, ये इनकम एक साथ बुक नहीं होगी, ये इनकम पूरे लोन के टेन्योर के दौरान बुक होगी। और 10th और लास्ट रूल, fees and commission earned by the bank should be test check the fees and commission earned by the bank for bill for collection, letter of credit and bank guarantee। this is not very important point। अब ये इनकम की ऑडिट हो गई सर। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन, एक्सपेंसेस। तो बैंक के कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? बैंक के टोटल एक्सपेंसेस 3 कैटेगरीज के होते हैं, इन तीनों की ऑडिट हमको करनी है, फिर ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। बैंक का P&L अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। फिर बैंक को जो रेंट, सैलरी ये सब देना पड़ता है, डेप्रीशिएशन, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। और बैंक अपने लोन्स पर जो प्रोविजंस बनाती है या टैक्स पे जो प्रोविजंस बनाती है उसको प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज बोलते हैं या कंटिजेंसीज बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के बैंक के एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को अपने कस्टमर्स को देना पड़ता है जिन्होंने डिपॉजिट्स किए, और बैंक ने RBI से कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक ने दूसरे बैंक से कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और फिर अदर, जैसे बैंक ने डिबेंचर इशू किया, बैंक ने बॉन्ड इशू किया पब्लिक को, तो उस पर जो इंटरेस्ट होते हैं, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भाइयों, ये अपने मन से आपने क्लास में पूरे बोले थे, याद कीजिए। एम्प्लॉय की सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, ये सब बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। प्रोविजंस बैंक नॉन परफॉर्मिंग एडवांस पे बनाती है, प्रोविजन टैक्सेशन पे बनाती है, और जो बैंक की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है उसके ऊपर बैंक प्रोविजन बनाती है, और बैंक के ऊपर कोई लीगल स्यूट वगैरह है तो उसके ऊपर बैंक प्रोविजन बनाती है, तो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज बोलते हैं इसको। तो ये हुआ नाम इन सारी चीज़ों का। अब इसकी ऑडिट कैसे होगी वो पढ़ेंगे, आइए। सो दिस वुड मस्ट बी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21, 22, 23 IMP। हाँ, इंटरेस्ट की ऑडिट कैसे करेंगे? ओनली 5 पॉइंट्स आर देयर, रादर 4 पॉइंट्स आर देयर, अच्छे से याद कर लीजिए। ऑडिटर इज कंसर्न्ड विथ 2-3 थिंग्स। हाँ, द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विथ ऑब्टेनिंग, असेसिंग द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द अमाउंट। मतलब ऑडिटर ये चेक करता है कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बैंक ने बुक किया है वो अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं। वो रीजनेबल कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर बैंक के पास सेविंग डिपॉजिट ज़्यादा है और उससे ज़्यादा मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है, तो सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है और FD पे जो इंटरेस्ट है उसका रेशियो मैच होगा, इंटरेस्ट का भी रेशियो मैच होगा और अमाउंट का भी रेशियो मैच होगा। तो ऐसे रेशियो एनालिसिस करके, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर करके ऑडिटर इंटरेस्ट एक्सपेंस की रीजनेबलनेस को चेक करता है। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, क्लास में काफ़ी एग्जांपल्स दिया था इसके। पॉइंट नंबर 2, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कौन से होते हैं? सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, ये सबका हर क्वार्टर के आखिरी का बैलेंस मांगेगा ऑडिटर। थर्ड, the auditor should compare average rate of interest paid on relevant deposit and compare with the corresponding figures of previous year। तो जो बैंक के सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट ऑडिटर कैलकुलेट करेगा कि सेविंग अकाउंट में ऑन एन एवरेज कितना इंटरेस्ट दिए, रिकरिंग डिपॉजिट पे साल भर में कितना दिए, FD पे कितना दिए। इंटरेस्ट को, टोटल इंटरेस्ट पेड को टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट से डिवाइड करेगा तो उसके पास एवरेज इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, और इस साल के एवरेज इंटरेस्ट रेट को पिछले साल के एवरेज इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ऑडिटर शुड ऑब्टेन जनरल लेजर ब्रेकअप फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर्ड ऑन डिपॉजिट एंड बोरोइंग ईच क्वार्टर ईच मंथ। तो
ब्रेकअप लेना चाहिए सारे अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट का, ब्रेकअप ऑफ ईच टाइप ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। प्लीज रिवाइज कर लेंगे इसको। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बहुत सारे थे उसकी ऑडिट कैसे करनी चाहिए। 4 पॉइंट्स अगेन। द ऑडिटर शुड स्टडी द, लेट मी चेंज द कलर, ऑडिटर शुड स्टडी द system of internal control relating to expense and the nature, timing and extent of his other and he should पहले internal control, this is general point, पहले internal control चेक करो और उसके बेसिस पर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करो। तो दिस इज नॉर्मल पॉइंट, चेक इंटरनल कंट्रोल एंड डिसाइड नेचर, टाइमिंग, एक्सपेंस, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नाउ द ऑडिटर should examine whether there are any divergent trends in respect of major items of expenditure। divergent trend मतलब कंपैरिजन करेगा पिछले साल से, इस साल के डेप्रीशिएशन को पिछले साल से कंपेयर करेगा, इस साल की सैलरी को पिछले साल की सैलरी से कंपेयर करेगा, इस साल के रेंट को पिछले साल से। तो अगर कुछ ज़्यादा डेविएशन होगा तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। द ऑडिटर शुड परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर दैट इज रीजनेबल बाय, इस ये भी एक ARP का ही तरीका है, ये वाला भी। इसमें एक एक्सपेंस का अमाउंट टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल ऑडिटर चेक करेगा कि रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंस दिस ईयर वर्सेस रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर वर्सेस टोटल एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे इस साल रेंट 5% ऑफ टोटल एक्सपेंस है, तो पिछले साल रेंट उस साल के टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंटेज था। तो ये एक और कंपैरिजन है जिससे रीजनेबलनेस पता चल सकती है। फोर्थ और आखिरी पॉइंट, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द एक्सपेंसेस विथ रेफरेंस टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। दिस इज वेरी वेरी कॉमन, दिस इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सो इसको बोलेंगे चेक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। रीजनेबलनेस ARP से पता चलेगी और वैलिडिटी जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख के पता चलेगी। और इस बार का जो मॉक टेस्ट पेपर था उसमें इंस्टीट्यूट ने ये प्रोविजंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था। सो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन 23। हालांकि मॉक टेस्ट पेपर के वीडियो में मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन को, फिर से समझा देता हूँ। ऑडिटर शुड इंश्योर कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो RBI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ऑडिटर शुड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द बैंक्स कंप्यूट प्रोविजंस ऑन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड स्टैंडिंग असेट। सो पहला पॉइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ऑडिटर को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करना चाहिए या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए, कंप्लायंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बैंक्स कंप्यूट प्रोविजन, अंडरस्टैंड हाउ प्रोविजन इज कंप्यूटेड। ऑडिटर शुड वेरीफाई द लोन क्लासिफिकेशन, मतलब ऑडिटर को देखना चाहिए कि बैंक ने सही क्लासिफिकेशन किया है कि नहीं, जो लोन स्टैंडर्ड में आना चाहिए वो स्टैंडर्ड में, जो NPA में आना चाहिए वो NPA में है कि नहीं। तो क्लासिफिकेशन इज द कीवर्ड हियर। ही शुड ऑब्टेन डिटेल ब्रेकअप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स एंड देन अग्री विद द बैलेंस। सो जनरल लेजर बताएगा कि टोटल लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, और ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड और NPA को जोड़कर जनरल लेजर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये ब्रेकअप रिकन्सिलेशन के ऊपर है। और फिर ये टैक्स प्रोविजन के ऊपर है। मेरे दोस्तों, ये शुरू के जो 4 पॉइंट थे ना, ये 3-4 पॉइंट जो हैं, ये सब लोन के प्रोविजंस के ऊपर हैं, और ये वाला पॉइंट आखिरी वाला ये टैक्स प्रोविजन के ऊपर है। तो इसमें यह समझाया गया है कि ऑडिटर को एक बार इंडिपेंडेंटली खुद भी टैक्सेबल प्रॉफिट पर टैक्स कंप्यूट करके निकालना चाहिए और फिर कंपेयर करना चाहिए कि बैंक ने भी उतना ही प्रोविजन बनाया है कि नहीं, ताकि कोई भी डेविएशन हो तो ऑडिटर उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। सो दिस कंप्लीट्स योर समरी। नाउ मिस्टर जेन गुडॉल हैज सेड, एवरी डे वी लिव
एवरी डे वी लिव, मतलब हम जितने दिन जिंदा रहते हैं, वी क्रिएट एन इम्पैक्ट विद द चॉइसेस वी मेक। हम जो सिलेक्शंस चॉइसेस करते हैं, जो फैसले करते हैं, उससे बहुत प्रभाव पैदा करते हैं। व्हेन बिलियंस ऑफ पीपल मेक एथिकल चॉइसेस, अगर दुनिया में रहने वाले हर लोग एथिकल चॉइस लें, मतलब हर फैसला वो जो लें वो एथिकल हो, नैतिक हो, फ्रॉड्यूलेंट ना हो, देन द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस। तो आप लोग भी एथिकल चॉइस लीजिए, पढ़ाई करने का फैसला कीजिए, देन द वर्ल्ड विल बेटर प्लेस, योर फ्यूचर विल बी बेटर। ओके, थैंक यू, and if you like the video, then give a proper feedback that will encourage for further work. Thank you.